Assalamualaikum and welcome to Bright Spark CSS Academy. I am Halima Sadia and this lecture is based on analysis of PPSC past papers. और आज की वीडियो में हम स्पेसिफिकली तहसीलदार के पेपर को डिस्कस करेंगे और इसके फर्स्ट 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये पेपर हुआ है 7 नवंबर 2021 और ये बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है इन टर्म्स ऑफ द क्वेश्चंस एंड इन टर्म ऑफ द जॉब एज वेल। अब इसमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आए हैं उनके सोर्सेज यहाँ पे मेंशन है। सम ऑफ द क्वेश्चंस वर गिवन फ्रॉम प्रीवियस पेपर्स, सम ऑफ द क्वेश्चंस वर गिवन फ्रॉम दीज वेबसाइट्स जो कि आपके सामने इनके नेम्स भी मेंशन है यहाँ पे, एंड देन डिफरेंट बुक्स, देन डॉन न्यूज़पेपर एंड GRE हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड लिस्ट। अब इसके अंदर जो भी डेटा आया, जो भी क्वेश्चंस आए हैं वो इस तरह के नहीं थे कि जो आप सिर्फ प्रीवियस पेपर्स को देख के या फिर आप जो आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं जिसमें मॉडल पेपर्स PPSC के दिए हुए हैं, सॉल्व पेपर्स दिए हुए हैं, सिर्फ उनको देख के आप इस पेपर को पास नहीं कर सकते, बल्कि इसमें कुछ लेटेस्ट इश्यूज़, करंट इश्यूज़ और ऐसी चीज़ें भी, ऐसे रिसोर्सेज भी यूज़ किए गए हैं कि जिसके लिए रीडिंग्स करने वाले लोग, करंटली न्यूज़ सुनने वाले लोग, न्यूज़ पढ़ने वाले लोग जो हैं उनके लिए इसका बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और इसके अलावा ये जो लेटेस्ट वेबसाइट्स हैं जिन सोर्सेज के नेम्स आपके सामने यहाँ मेंशन हैं उनको भी यूज़ करना, उनको भी इनकॉर्पोरेट करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू पास दिस पेपर। और जब से PPSC का पैटर्न चेंज हुआ है उन्होंने अपने क्वेश्चंस डिफरेंट सोर्सेज से लेना शुरू किया है। सो इट्स नॉट अ वाइज थिंग कि आप सिर्फ उस बुक के ऊपर डिपेंड करें, बल्कि आपको इन सोर्सेज को भी माइंड में रखना होगा और इसके अलावा जो भी पेपर्स आ रहे हैं उनके सोल्यूशंस को भी और उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी तैयार करना बहुत ज़रूरी है। सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम सिनोनिम्स और जो फर्स्ट 50 क्वेश्चंस हैं जिनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे उसमें सिनोनिम्स के हमारे पास 7 क्वेश्चंस हैं, या आप यूँ कह सकते हैं कि देयर आर 7 वर्ड्स फ्रॉम दिस कैटेगरी ऑफ सिनोनिम्स। सो द फर्स्ट वन इज सिजेरियन और इसका जो सिनोनिम है दैट इज सर्जिकल ऑपरेशन, मींस अ सर्जिकल प्रोसीजर और सम सॉर्ट ऑफ सर्जरी। उसके बाद है वीडल, वीडल मीन्स डिसीव, धोखा देना, किसी को नुकसान पहुंचाना इन टर्म्स ऑफ ब्रेकिंग देयर ट्रस्ट, ट्रस्ट वर्दी ना होना और उनका ट्रस्ट ब्रेक करना। वो सारे जो ट्रस्ट से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो सारे आपके वीडल से रिलेटेड आ जाते हैं। तो डिसीव के अलावा आप उसमें अनट्रस्टवर्दी भी आ सकता है और इसकी आप देखिए कि जो कॉनोटेशन है वो नेगेटिव है, क्योंकि डिसीव या धोखा देना या किसी का ट्रस्ट ब्रेक करना वो चीज़ें आपकी पॉजिटिव सेंस में नहीं आती, दे आर नेगेटिव इन सेंस। तो अगर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आते भी हैं, सो यू नीड टू लुक फॉर द वर्ड्स विच हैव नेगेटिव कॉनोटेशंस। Next one is bellicose. Bellicose means warlike, like कि it's not a war, एक्चुअल वॉर नहीं है, लेकिन ऐसा है कि आपको लगे कि इट्स जस्ट लाइक अ वॉर, यानी कि ऐसी सिचुएशन जो कि पीसफुल ना हो, जो कि काम ना हो, जिसमें कंसिस्टेंसी ना हो, बल्कि उसमें क्या हो, लाइक पीपल आर फाइटिंग टू ईच अदर बट ऑन अ मिनिमम लेवल और अ माइक्रो लेवल, लाइक बहुत बड़े लेवल पे नहीं लड़े वो, लेकिन बट इट्स वॉर लाइक सिचुएशन, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे नहीं है, लेकिन to some extent it's just like a war. Next one is wearing some. Wearing some means refreshing, something which provides you freshness, something which provides you a new perspective. अब refreshing में सिर्फ एक वो चीज़ नहीं आ जाएगा जो physically refreshing होता है, बल्कि उसमें वो चीज़ें भी आ जाती हैं जो कि आपकी आइडियाज़ की सेंस में या आपकी थॉट्स की सेंस में या न्यू पर्सपेक्टिव की सेंस में भी आ जाती हैं, उनको भी रिफ्रेशिंग वो उस तरह से भी आ जाएंगे। देन यू हैव इकोनोमाइज सेव। अब देखें इकोनॉमी का जो वर्ड है उसमें हम बात करते हैं, वी टॉक अबाउट द मनी एंड वेल्थ, और हम उसमें ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं बाय विच वी कैन अर्न मोर मनी और विच वी कैन सेव मोर थिंग्स, और उसमें कम से कम हमारा लॉस हो। तो जब इकोनोमाइज करने का मतलब आता है, जैसे हम कहते हैं कि दिस प्रोडक्ट इज़ इकोनॉमिकल, तो इकोनॉमिकल का क्या मतलब है कि उसे कोई भी अफोर्ड कर सकता है। तो इकोनोमाइज का भी यही मतलब होगा जो कि पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा, यानी कि सेविंग की सेंस में या अफोर्ड करने की सेंस में। तो जब इकोनोमाइज आएगा तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि किसी चीज़ को कि आप उसमें जस्ट इकोनॉमी की बात करें, बल्कि उसका मतलब होगा कि आप इसको डेनोटेटिव वे में ले रहे हैं, इसका एसोसिएटिव मीनिंग ले रहे हैं कि जैसे इकोनॉमिकल है
मनी सेविंग, इकोनॉमिकल कौन सी चीज़ होती है जो मनी सेविंग होती है या रीजनेबल होती है, इसी तरह से इकोनोमाइज जो है वो सेव के सेंस में आ जाएगा. द नेक्स्ट वन इज फ्लेगेशियस. फ्लेगेशियस मीन्स विलनियस, यानी कि ऐसी चीज़ जिसमें विलन्स वाली क्वालिटीज़ हों, नेगेटिव क्वालिटीज़ हों, थ्रेटनिंग क्वालिटीज़ हों, ऐसी क्वालिटीज़ हों जो कि हीरोज़ में या फिर अच्छे या नोबल लोग जो होते हैं उनमें ना पाई जाएं, बल्कि ऐसी क्वालिटीज़ जो कि बुरे लोगों में पाई जाएं, या ऐसे लोग जो आपके किसी पर्पस को या आपके किसी मोटिव को या आपके किसी कोई भी आपका कोई अच्छा ऑब्जेक्टिव है लेट्स से, तो वो उसको अपोज करें हो, दे आर द विलन्स. जैसे पीस के अगेंस्ट हो सकता है, दे वांट केओस, वो पीस नहीं चाहते, तो वो जो फ्लेगेशियस होगा वो विलनस, यानी कि समथिंग विच इज लाइक विलन और विच हैज क्वालिटीज और करेक्टरिस्टिक्स लाइक अ विलन. देन नेक्स्ट वन इज एबोरिजिनल. एबोरिजिनल मीन्स नेटिव. नेटिव वो लोग होते हैं जो कि किसी एरिया के रहने वाले होते हैं, लोकल लोग होते हैं. जैसे आप कहें कि इंग्लिश इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, तो उसका क्या मतलब है कि वो वहाँ की एक्चुअल एबोरिजिनल लैंग्वेज है, वहाँ के एक्चुअल लोग जो हैं, लोकल लोग जो हैं, कॉमन लोग जो हैं, वो उस लैंग्वेज को बोलते हैं. तो नेटिव और एबोरिजिनल इज रिलेटेड टू समवन हु बिलोंग्स टू सम प्लेस और सम स्पेसिफिक एरिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू एंटोनिम्स, और एंटोनिम्स के यहाँ पे 5 वर्ड्स उन्होंने दिए हुए हैं, और इसको हम स्टार्ट करते हैं. जैसे अभी सिनोनिम्स में एबोरिजिनल आया हुआ था, एंटोनिम्स में भी एबोरिजिनल आया है. तो जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें होता है नेटिव्स, दे आर एबोरिजिनल्स, तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट लिखा हुआ इमिग्रेंट्स, यानी कि जो उस इलाके के लोग नहीं हैं, जो कहीं और से आए हैं, जो माइग्रेट करके आए हैं, एंड दे आर नॉट द पार्ट ऑफ दैट प्लेस, वो कहीं और से बिलोंग करते हैं, मुहाजिर हैं. नेटिव लोकल लोग हो जाएंगे, और इमिग्रेंट्स जो हैं वो आउटसाइडर्स, जो कहीं और से आके वहाँ के रेजिडेंट बन गए हैं, एक्चुअली वहाँ से बिलोंग नहीं करते. सो Aboriginal, the opposite is immigrants. Then the next one is obstreperous. Obstreperous means tame. देखिए tame करने का क्या मतलब होता है, हम किसी को tame करते हैं, इसका मतलब है हमने किसी चीज़ को train कर लिया है, उसको discipline कर लिया है, उसको अपने according हमने change कर लिया या उसको maintain कर लिया. तो obstreperous का अगर हम, इसका मतलब है कि इसका actual meaning क्या होगा, इसका meaning होगा ill disciplined, ill mannered, आउट ऑफ कंट्रोल, ये सारे इसके मीनिंग्स में आ जाएंगे. और इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, टेम हो जाएगा, यानी कि किसी को कंट्रोल में कर लेना, किसी को काम डाउन कर लेना, या उसको डिसिप्लिन कर लेना. जैसे अक्सर एनिमल्स के लिए टेमिंग का वर्ड यूज़ होता है कि एनिमल्स को कंट्रोल करना जो है वो ईजी नहीं होता, तो उसमें हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू डिसिप्लिन देम, वी ट्राई टू ट्रेन देम, ताकि आप उनको टाइम टू टाइम आप उनको अपने पर्पज़ के लिए, अपने काम के लिए यूज़ कर सकें. The next one is mephitic. Mephitic means fragment, और उसके आगे लिखा हुआ none, यानी कि जो पेपर में आया था वहाँ पे none of the options था. तो फ्रेगनेंट का मतलब, फ्रेगनेंट इज प्लेजेंट स्मेल, जो अच्छी, जो खुशबू जो होती है उसको कहते हैं हम फ्रेगनेंट. और मैफेटिक क्या हो जाएगा, अनप्लेजेंट स्मेल, यानी कि समथिंग विच नोबडी लाइक्स, ऐसी कोई भी स्मेल और या ऐसी कोई भी ओडोर विच इज़ अनलाइक्ड बाय एनीवन, तो उसका ओरिजिनल मीनिंग हो जाएगा. और उसका जो एक्चुअल मीनिंग होगा, उसका जो एंटोनिम होगा, दैट वुड बी फ्रेगनेंट. और द नेक्स्ट वन इज इग्नोमिनियस, और उसका दिया हुआ है नॉट फर्म्ड. तो इग्नोमिनियस क्या हो जाएगा, इट विल बी फर्म, स्ट्रॉन्ग, कांस्टेंट, कोई ऐसी चीज़ जो ज़्यादा टाइम रह सके, अपने आप को मेंटेन रख सके, दैट इज़ फर्म. और जो ऑपोजिट है विच इज़ नॉट फर्म्ड, या जिसको हम वीक कहेंगे या फ्लिम्जी कह लेंगे, वो सारे इसके ऑपोजिट्स में आ जाते हैं. देन यू हैव ट्रांसियंस. ट्रांसियंस इज परफॉर्मेंस. तो उसमें आप देखिए जो ट्रांसियंस है, मतलब उसका सिंपल है. ट्रांसियंस क्या, ट्रांस का मतलब होता है किसी चीज़ के कंट्रोल में आ जाना, किसी चीज़ के असर के अंदर, उसके स्पेल के अंदर आ जाना. तो ट्रांसियंस क्या होगा, समथिंग विच इज स्पेल बाउंड, यानी कि जो आपको बाउंड कर ले, जो आपको रोक ले, जो आपको कुछ ना करने दे. तो उसके ऑपोजिट में क्या चीज़ आ जाएगी, परफॉर्मेंस, जो कि आपको एक्चुअली कुछ करने दे, अपने ओन पे क्रिएटिव होने दे, या आपको कुछ भी क्रिएट करने दे या परफॉर्म करने दे. तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा. देन यू हैव फ्रस्ट्रेटेड. फ्रस्ट्रेटेड तो कॉमन सा वर्ड है और हमें पता है कि इसका मतलब होता है एंग्री, अनोइंग, या जिसको रेजफुल, फुल ऑफ रेज,
तो वो आपका फ्रस्ट्रेटेड में आ जाता है, फुल ऑफ एंजाइटी, एग्जॉस्टेड, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड के साथ एसोसिएटेड है। तो उसका एंटोनिम जो है वो है पीसफुल और काम और सीरीन, और ये सारे आपके फ्रस्ट्रेटेड के ऑपोजिट में आ जाएंगे। नेक्स्ट वन इज स्पेलिंग करेक्शन। अब स्पेलिंग करेक्शन में आपको लग रहा होगा कि ये वर्ड्स देखने में तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन जब आपके पास 4 ऑप्शंस में कहीं पे कोई एक आधा अल्फ़ाबेट उन्होंने चेंज कर दिया होता है, या उसकी प्लेस, इवन उसकी लोकेशन जो उसकी वो है पोजीशन, वो चेंज कर दी होती है, देन इट बिकम्स वेरी कंफ्यूजिंग फॉर यू टू पिक दैट करेक्ट ऑप्शन। तो जैसे ट्रिमेंडस दिया हुआ है, अब इसमें ये हो सकता है कि टी के बाद ई लगा दिया हो, और या फिर एस के बाद एंड पे ई लगा दिया हो, या फिर डी के बाद ओ हटा दिया हो। तो इस तरह से करके वर्ड्स को दे दिए हो तो वो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। फिर इसी तरह से अगर जेन्युइन दिया हुआ है तो जेन्युइन में भी मे बी देयर इज़ नो ई इन द एंड, और या फिर ऐसे हो कि जहाँ पे यू है आपका, उसके बाद जो आई है उसको हटा दें, या फिर यू को हटा दें। तो इस तरह से करके वो हो सकता है। इसी तरह से रिकवर्ड में भी हो सकता है कि आर के बाद डायरेक्टली डी आ जाए, या यहाँ से वी की जगह डब्ल्यू लगा हो। तो इस तरह से वो आपके स्पेलिंग्स चेंज हो जाते हैं। ग्रेजुअली हो सकता है कि ग्रेजुअली में सिंगल एल यूज़ हुआ हो, और इसी तरह से मनूवर है तो मनूवर में हो सकता है कि सिर्फ ओ आ जाए, उसके बाद वाला ई हटा दें, या एंड वाला ई हटा दें, या एम के बाद ई लग जाए। तो इस तरह से करके स्पेलिंग्स में कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। सो यू नीड टू गो थ्रू दी स्पेलिंग्स एज वेल। Next one is idioms and their meanings, and there are 8 questions related to the meanings of idioms. अब idioms दो तरह से आते हैं, ये बात मैं हमेशा बताती हूँ ताकि आप लोगों को confusion ना हो कि अगर कहीं पे incomplete idiom भी दिए हुए हैं, so you should keep that thing in your mind as well. तो मीनिंग्स की फॉर्म में एक तो आ सकते हैं और दूसरे ऐसे आ सकते हैं कि वो इनकम्प्लीट दिए होंगे एंड यू नीड टू कंप्लीट दैट स्टेटमेंट. So the first one is spick and span. Spick and span means neat and clean. नीट, अब हम किसी चीज़ को नीट भी कह सकते हैं, लेकिन हम नीट एंड क्लीन क्यों कह रहे हैं, विच मीन्स एक्सट्रीमली क्लीन, यानी कि बिल्कुल भी जिसमें आपको कोई भी उसमें कोई भी कमी नज़र ना आए, कोई भी उसमें प्रॉब्लम नज़र ना आए, एंड देयर इज़ एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर. तो ऑर्डरलेसनेस या केयरलेसनेस, कोई भी ऐसी चीज़ नज़र ना आए. तो स्पिक एंड स्पैन वो एम्फेसिस कर रहा है उसकी कंप्लीटनेस पे, उसकी परफेक्शन पे. सो इट मीन्स परफेक्टली क्लीन, बिल्कुल साफ सुथरा होना. बैरी द हैचे. बैरी द हैचे तो बहुत बार आया हुआ पेपर्स में भी, और कॉमनली हम इसको यूज़ भी करते हैं. इसका टू मेक पीस, इसका मतलब होता है कि अगर आपको किसी के साथ कोई झगड़ा था या किसी के साथ आपको कोई प्रॉब्लम था तो आप उसको ख़त्म कर दें. बिल्कुल कभी भी उसका जिक्र ना करें या कभी भी उस पर बहस ना करें, उसको टोटली टू इग्नोर दैट, टू अवॉइड दैट, टू एंड इट. दैट इज़ बैरी द हैचे. रोलिंग इन मनी. अब देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है. रोलिंग इन मनी जैसे उर्दू में कहते हैं कि पैसे में खेलना जिसको कहते हैं, ये वो वाली चीज़ है. तो वेरी रिच, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा पैसे होना, और या वही जैसे मैंने अभी कहा कि पैसों में खेलना, ये बिल्कुल जो इसका ऊपर जो वर्ड्स यूज हुए हैं इसका वही डायरेक्ट मीनिंग है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग नहीं है यहाँ पे. टू थ्रो अप द स्पंज, टू गिव अप, इसका मतलब है कि ना उम्मीद हो जाना, हिम्मत हार जाना. किसी चीज़ पे एफर्ट कर करके आप इतना थक जाए कि आपके क्या भी नहीं हो सकता, तो आप फिर क्या करें, उसको छोड़ दें उसके हाल पे. सो दैट इज़ टू गिव अप. तो इसमें देखिए कि ये इसका सेम मीनिंग नहीं है, इसकी कॉनोटेशन आ रही है यहाँ पे, डेनिटेशन नहीं आ रही. नेक्स्ट वन इज टू कट सॉरी फिगर, टू फील ह्यूमिलिएटेड. ह्यूमिलिएटेड मीन्स कि जैसे आपको कोई जैसे किसी ने आपके साथ बुरा किया है या आपको बुरा फील करवाया है, डिसरिस्पेक्टफुल फील करवाया है, तो उसको कहेंगे टू कट सॉरी फिगर या टू फील ह्यूमिलिएटेड. अच्छा जी, अब ये जो है दिस इज एक्चुअली जो क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट है ना वो नीचे लिखी हुई है. टू फील कोल्ड फीट. टू फील कोल्ड फीट का मतलब होता है टू बी अनसर्टेन अबाउट समथिंग, यानी कि किसी चीज़ के बारे में आपको डाउट्स होना शुरू हो जाएं. जैसे आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं तो आप क्या हो कि आप उस पर कॉन्फिडेंट होने की बजाय आप डाउटफुल होना शुरू कर दें, वो होता है टू फील कोल्ड फीट. और उसमें क्या होता है कि कोल्ड फीट जब हो तो फिर अक्सर लोग क्या करते हैं, दे ट्राई टू गेट बैक. वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से पीछे हट जाएं, और वो कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से ये काम ना करें, बिकॉज नाउ वी हैव डाउट्स, वी आर नॉट श्योर ऑफ अवर सेल्फ. तो वो होता है टू फील कोल्ड फील. आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर और डिफिकल्ट सिचुएशन.
तो आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर, यहाँ तक पूरा इडियम बनता है। और इसका क्या मतलब होता है, जैसे उर्दू में कहते हैं कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी कि एक मुसीबत से निकल के आप किसी दूसरी मुसीबत में पड़ जाएं। तो इसको यहाँ पे इन्होंने इसका आप देखिए मीनिंग भी आ रहा है और आगे उसके साथ उसको कंप्लीट करने के लिए भी दिया हुआ है। तो इस तरह से भी आ सकता है कि आपके पास दोनों ऑप्शंस आ रहे हों विद इन द ऑप्शंस विच हैव प्रोवाइडेड यू। हो सकता है वो मीनिंग के साथ लिखा हो, या ये भी हो सकता है कि वो इनकम्प्लीट लिखा हो। तो इसी तरह से आउट ऑफ फ्राइंग पैन इनटू द फायर का क्या मतलब है, that you come out of one problem and then you get into another, or you never come out of difficult situations. So that is out of frying pan into fire. Then turn the table, change the situation. Turn the table का मतलब यही होता है कि जैसे कि let's say किसी की फेवर में कोई सिचुएशन है और एकदम से वो पलट जाए और वो उनके अगेंस्ट हो जाए और दूसरों के फेवर में चली जाए, वो होता है टर्न द टेबल या टर्निंग द टेबल। तो जब या अक्सर लोग इसी तरह से कहते हैं द टेबल्स आर टर्निंग, इस तरह से भी लिखा हुआ आता है। सो द टेबल्स आर टर्निंग का मतलब ये होता है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बिल्कुल चेंज हो गई है। लाइक इफ इट वाज वाइट, नाउ इट हैज बिकम ब्लैक, यानी कि बिल्कुल उसके ऑपोजिट चली गई है। दैट इज टर्न द टेबल। बिल्कुल वन टू ऑल टुगेदर, पूरे का पूरा किसी चीज का बदल जाना इज टर्न द टेबल, और द टेबल्स आर टर्निंग, यूं भी आ सकता है ये। The next one is analogies. Analogies में जो सबसे पहले हमें दिया हुआ है that is speak, और speak के साथ रिलेशन दिया हुआ है shout का, और leads के साथ दिया हुआ है slovenly, slob, और slob के साथ जो options में आया हुआ था that was none, उसमें से कोई भी नहीं था। toss, hurl, plague, broke out, impious, irreverent, indignant, urged, maniacal, मैलफैक्चर, मजल, डॉग, ये सारी एनालॉजीज जो थी वो इस पेपर में आई हुई थी। एंड देयर वर 6 क्वेश्चंस, और ये डिफरेंट तरह से उन्होंने रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं एंड दे आर द पार्ट ऑफ दिस पेपर। नेक्स्ट वन इज प्रपोजिशंस। प्रपोजिशंस के भी 7 क्वेश्चंस हैं, और जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रपोजिशंस तो हर पेपर में आती हैं, दे आर द पार्ट ऑफ एवरी पेपर। चाहे वो आपका पीपीएससी का किसी भी लेवल का पेपर हो रहा है, चाहे वो किसी छोटे स्केल का है या बड़े स्केल का है, या जो भी, चाहे वो उसकी सीट्स कम है ज़्यादा है, प्रपोजिशंस अगर इंग्लिश का पोर्शन आएगा तो प्रपोजिशंस उसमें लाजमी आती हैं। व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी कंफ्यूजिंग एंड यू कैन इजीली लूज योर मार्क्स ओवर देयर। तो प्रपोजिशंस को पे फोकस करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले देखिए दी हुई है डैश द कॉन्ट्ररी, आई एम प्राउड ऑफ इट, ऑन द कॉन्ट्ररी। अब जो ऑन द कॉन्ट्ररी है, जैसे मैंने भी पहले भी आपको बताया था कि जो प्रपोजिशंस हैं वो समटाइम फ्रेजेस की फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं, जिनको हम प्रपोजिशनल फ्रेज कहते हैं। तो ऑन द कॉन्ट्ररी जो है वो इटसेल्फ एक प्रपोजिशनल फ्रेज है। तो कॉन्ट्ररी के साथ जब भी आएगा, जिसको हम कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि दूसरी तरफ अगर आप देखें या दूसरे पहलू को देखें ना, उसकी ऑपोजिट साइड पे देखें, वो होता है ऑन द कॉन्ट्ररी। कि जब आप एक बात को रिजेक्ट करके कह रहे हो कि ठीक है ये बात तो आपने कर दी है, बट ऑन द कॉन्ट्ररी, कि दूसरे हाथ पर, तो ये जब भी आएगा ये इसी तरह से आएगा। एट द कॉन्ट्ररी नहीं होगा, इन द कॉन्ट्ररी नहीं होगा, बाय द कॉन्ट्ररी नहीं होगा, इट विल ऑलवेज बी ऑन द कॉन्ट्ररी। ही ड्रॉप द कॉल डैश spite I have explained to him. He dropped the call in spite. तो इन स्पाइट भी इसी तरह से आता है, हमें पता है स्पाइट के साथ, तो हम यहाँ पर डिस्पाइट नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे इंस्पाइट लिखेंगे। I called dash the company, I called on the company. I called on the company का क्या मतलब है कि मैंने उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, या मैंने उनके खिलाफ जो है कोई बात की या कोई एक्शन लिया, दैट इज कॉल्ड ऑन। तो ये भी कॉल्ड ऑन भी जो है वो आपकी फ्रेज है, prepositional फ्रेज है ये भी। उसके बाद द डिफेंस ऑफ द ऑयल इंस्टॉलेशन हैड बीन डिजाइंड डैश माई रेजिमेंट ऑन माई रेजिमेंट। नेक्स्ट वन इज अच्छा जी, आई कॉल्ड ऑन द कंपनी हो गया। वी शुड नॉट जीयर डैश द पुअर, एट द पुअर। अब इसके साथ एट द पुअर क्यों लगा है? क्योंकि ये किसी एक्शन की बात हो रही है और हम किसी के लिए वो एक्शन ले रहे हैं। जैसे जीयर, नॉट जीयर, यानी कि हमें उनके साथ बुरा सलूक नहीं करना चाहिए, तो वो फिर उसके साथ हम एट यूज करेंगे। अस्मा इज प्रेफरिंग दिस डैश दैट
ओवर दैट, ये वाला तो मैंने जो प्रपोजिशंस वाला फर्स्ट लेक्चर था उसमें भी करवाया था कि ओवर हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे आप बता रहे होते हैं कि एक ऑप्शन जो है वो दूसरी ऑप्शन से बेहतर है, तो प्रेफरिंग दिस ओवर हो जाएगा। प्रेफरिंग के साथ क्योंकि हम देन नहीं लगा सकते, ये हमने ग्रामर के जो लेसन्स हैं उसमें भी ये रूल पड़ा था कि वहाँ पे हम प्रेफर के साथ देन नहीं लगा सकते, तो फिर इस वजह से हम यहाँ पे ओवर यूज़ कर देंगे। नेक्स्ट वन इज कैप्चुलाइजेशन। अच्छा, अब जो कैप्चुलाइजेशन है बेसिकली वो आपके पंचुएशंस का पार्ट होती है। तो क्योंकि इन पेपर्स में पंचुएशन भी, जब हम पंचुएशंस के रूल्स पढ़ाते हैं तो उसमें जो सबसे पहला रूल पढ़ने वाला होता है वो होता है कैप्चुलाइजेशन का, कि यू नीड टू कैप्चुलाइज सर्टेन वर्ड्स, जैसे द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस, और उसके अलावा जितने प्रॉपर नाउन्स आएंगे उनको हमने कैप्चुलाइज करना है। और इसके अलावा समटाइम्स ये भी होता है कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि वो की वर्ड्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम उसकी वजह से उन्हें कैप्चुलाइज कर देते हैं। ना तो वो सेंटेंस का पहला वर्ड होते हैं और ना ही वो प्रॉपर नाउन्स होते हैं, बट बिकॉज दे आर की वर्ड्स, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स होती हैं, तो हमें उन्हें कैपिटल लेटर के साथ लिखना पड़ता है। सो कैप्चुलाइजेशन से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस हैं। द बादशाही मॉस्क इज द मॉस्क इन लाहौर। अब देखिए, इसमें से हमने बादशाही का बी कैपिटल किया है, मॉस्क का एम, और आगे हमने मॉस्क का एम कैपिटल नहीं किया। क्यों? क्योंकि बादशाही मॉस्क जो है वो पूरे का पूरा वर्ड जो है वो प्रॉपर नाउन है, और इस वजह से प्रॉपर नाउन में इस तरह से जब वर्ड्स आते हैं, चाहे वो 1 है, 2 है, 3 है, जितने भी लफ्ज, जैसे आप अपना नाम लिखते हैं, तो अगर आपके नाम में 4 वर्ड्स आ रहे हैं, 4 वर्ड्स पे कंटेन करता है आपका नाम, तो हर किसी का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। इसी तरह से बादशाही मॉस्क भी इट्स अ नेम ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस, तो उसका बी भी कैपिटल होगा और एम भी। और फिर हमने लाहौर का एल कैपिटल किया, वाई? बिकॉज दिस इज द नेम ऑफ अ सिटी एंड द नेम ऑफ द सिटीज आर ऑल्सो प्रॉपर नाउन्स। द प्लैनेट क्लोजेस्ट टू सन इज मर्क्यूरी। सन हमने स्पेसिफाई किया यहाँ पे कि ये कि हम यहाँ पे दो चीज़ों को ले रहे हैं। एक तो प्लैनेट को ले रहे हैं, दैट इज़ मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी को भी हम कैपिटलाइज करके लिखेंगे, और सन जो है वो भी सोलर सिस्टम का पार्ट है, और हम वो भी, और दुनिया में, पूरी दुनिया में आपके पास एक ही सन है, सो इट इज़ ऑल्सो अ पर्टिकुलर नेम, तो हमने उसका भी एस जो है वो कैपिटलाइज किया। सो बोथ आर प्रॉपर नाउन्स, इस वजह से उसमें कैपिटलाइजेशन हुई है। नेक्स्ट वन इज चेंज द वॉइस, और उसमें पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सारे सेंटेंसेस आए थे, और इसमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं जो कि थे। सो द फर्स्ट पैसिव वॉइस इज द की वॉज लेफ्ट बाय द ड्राइवर। तो इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा? द ड्राइवर लेफ्ट द की। तो हमने जब उसको चेंज किया तो हमने उसे बना दिया द की वॉज लेफ्ट बाय द ड्राइवर। तो क्योंकि वो पास्ट में था, सिंपल पास्ट में था, तो हमने इसको सिंपल पास्ट में रखा। लेकिन होता क्या है कि फिर हम कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब भी लगाते हैं, और जो सिंपल पास्ट के पैसिव वॉइस होते हैं उसमें वॉज और वर्ड लगता है, तो इसी तरह हमने यहाँ पे वॉज यूज करके थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव वॉइस बना दिया। और क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों प्रेजेंट थे, तो फिर हमने बाय भी लगाया है, बाय द ड्राइवर। अच्छा जी, नेक्स्ट वन इज आर वी बीइंग ब्लेम्ड बाय देम। तो इसका एक्टिव क्या होगा? आर दे ब्लेमिंग अस। तो हमने जब उसको चेंज किया तो वो क्या बन गया? आर वी बीइंग ब्लेम बाय देम। अस जो है वो वी में चेंज हो गया, दे जो है वो देम में चेंज हो गया, और ब्लेमिंग जो था वो ब्लेम्ड में, क्योंकि हम हमेशा थर्ड फॉर्म लगाते हैं। एंड नेक्स्ट वन इज अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय मी, और इसका एक्टिव क्या होना था? आई वॉज ड्राइविंग द कार। तो हमने उसको चेंज करके अ कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय मी कर दिया, क्योंकि कंटिन्यूस के जब भी सेंटेंसेस आते हैं हम वहाँ पे बीइंग, BEING, बीइंग लाजमी लगाते हैं, अदरवाइज इट इज इनकम्प्लीट, द स्ट्रक्चर इज इनकम्प्लीट, और वो फिर गलत हो जाता है। देन यू हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं कि हमारे पास या तो डेफिनेशन दी होती है और उसके साथ हमने कोई एक वर्ड चूज करना होता है, या फिर आपको वर्ड दिया होगा और डेफिनेशन के साथ या तो डेफिनेशन दी होगी, आपने वर्ड चूज करना होगा, या फिर वर्ड्स दिए होंगे और उनकी आपने डेफिनेशन चूज करनी होगी, तो हम उसे कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द फर्स्ट वन इज एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया मीन्स अ फियर ऑफ हाइट्स। फोबिया जहाँ पे भी आता है उसका मतलब होता है फियर, और एक्रो मीन्स हाइट, सो एक्रोफोबिया। देन इट्स पोस्थमस, अ बेबी बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, जिसको हम कहते हैं कि जो बाय बर्थ जिसके आप जैसे उर्दू में ये कहेंगे कि जो बाय बर्थ जो यतीम हो, ऑर्फन हो, उसको क्या कहेंगे? पोस्थमस, यानी कि हिज और हर फादर डाइड बिफोर द बर्थ ऑफ दैट चाइल्ड।
तो वो posthumous हो जाएगा. Then is the scapegoat. Scapegoat mean a person who suffered for the misdeeds of others, जिसको हम कहते हैं कुर्बानी का बकरा बनना, यानी कि उसकी कोई गलती ना हो बल्कि उसमें क्या हो कि the person is just facing difficulties and facing problems because of other people's mistake. That is a scapegoat. Next one is flustered. One person or thing that can go or move like another, यानी कि जो बिल्कुल उसकी कॉपी कर सके, यानी कि वो बिल्कुल दूसरी चीज़ की कॉपी हो in terms of the movement, वो होगा flustered, यानी कि वो मूव भी उसी की तरह करे. वो अगर कहीं आप उसको लेके जा रहे हैं या वो जा रहे हैं खुद, तो वो बिल्कुल दूसरे की तरह मूव कर रहा हो, तो उसको हम कहेंगे flustered. A group of fish, that is school, या जिसको हम कहते हैं अ स्कूल ऑफ फिश या अ स्कूल ऑफ डॉल्फिन, अ स्कूल ऑफ शार्क, तो उसका क्या मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ फिश, यानी कि जब वो ग्रुप में मूव करती हैं तो हम उसके लिए स्कूल का वर्ड यूज़ करते हैं. और पेपर में इसकी ऑप्शंस नहीं आई हुई थी, इट वाज नन ऑफ देम अगर हम पेपर में ऑप्शंस की बात करें, लेकिन एक्चुअली इसका आंसर जो है वो स्कूल होगा. देन ऑनररी, अ पोस्ट विदाउट पे, यानी कि आप कोई ऐसा काम कर रहे हो या आप कोई ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो जो कि विलिंगली हो, जैसे रज़ाकाराना तौर पे होती हैं, जस्ट इट्स अ काइंड ऑफ सोशल वर्क जिसके लिए आपको पे नहीं किया जा रहा, दैट इज ऑनररी. देन ऑमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर, जो कि ऐसी चीज़ जो हर जगह पे प्रेजेंट हो, जैसे एयर, इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर. जैसे हम कहते हैं कि गॉड इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर, सो दैट इज़ ऑमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर, प्रेजेंट और फाउंड एवरीवेयर. सो ये तो हो गया आपका फर्स्ट हाफ क्वेश्चंस का, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं. जो इसके क्वेश्चंस रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं जो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे. और फिर जो भी उसमें आपकी जो भी कैटेगरीज आई हुई और जो भी उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस हुए, जो भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी हुआ, वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. एंड आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी. एंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन